गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रगति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सूरज कुमार आप सभी का हिस्ट्री का टीचर हूं, जो कि आप सभी का आज कक्षा 6 का एनसीईआरटी का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है हमारा अतीत पार्ट 1। जब आप क्लास 6 में रहते हैं तो इस बुक का नाम रहता है हमारा अतीत पार्ट 1, लेकिन जब आप क्लास 7 में जाते हैं तो इसी का नाम बदलकर हमारा अतीत पार्ट 2 कर दिया जाता है। ठीक, जब आप 8 में जाते हैं तो इसका नाम पार्ट 3 कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट 1 है, इसमें टोटल का टोटल आप सभी को एंशिएंट के बारे में पढ़ना है, यानी कि पुराने समयों के बारे में पढ़ना है कि प्राचीन समय में कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी, क्या हो रहा था, मनुष्य कैसे इस धरती पर आया, उसकी शुरुआत कैसे होती है। इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन इस चैप्टर में होने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में ऐसा क्या क्या चीजें हम सभी को पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें सीखनी चाहिए जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले इस अध्याय का नाम है चैप्टर 1 है ये, और इसमें क्या है कि जो चीजें यहाँ पर दी हुई है कि अतीत का अर्थ क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अतीत का अर्थ क्या होता है, क्योंकि इस पुस्तक का नाम ही है हमारा अतीत भाग 1। क्लियर। दूसरी चीज कि अतीत का अर्थ हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम जान पाएंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो देखिए, अतीत शब्द का मतलब होता है कि पुराना समय। ठीक है, यानी पुराना समय यानी कि प्राचीन समय। पुराने समय में कौन कौन सी घटनाएं होती थी, यानी कि अगर हम बोले कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, आज से 5 साल पहले क्या हुआ था, आज से लगभग 1000 साल पहले क्या हुआ था, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर इन सभी के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलेगी। ठीक है, तो हम देख इसके बारे में जान गए कि अतीत का मतलब होता है पुराना, यानी कि प्राचीन समय में। ठीक है, ठीक। तो देखिए, इस चैप्टर में एक लड़की आती है और उसका नाम होता है रसीदा। उसका एक क्वेश्चन होता है, और वह क्वेश्चन क्या होता है, तो देखिए वो क्या बोल रही है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। क्या कर रही थी, अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। उसकी निगाह किस पे पड़ी, सुर्खी पर, यानी कि एक खबर पर पड़ी। कौन सी खबर थी वो, तो देख उसकी निगाह पड़ी कि 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। ठीक है, वह सोच रही थी कि हम तो यह पता लगा लेते हैं कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, लेकिन आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में हमें कहां से जानकारी प्राप्त होती है। तो रसीदा इस बारे में गहन अध्ययन कर रही थी, मनन कर रही थी और सोच रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्लियर है। तो दूसरी बात कि वो क्या सोच रही थी, कैसे पता लगाएं कि कल क्या हुआ था, कैसे पता लगाएं कि पिछले साल क्या हुआ था, और यह कैसे पता लगाएं कि बहुत पहले यानी हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगे, हाउ। ठीक है, तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, और जानेंगे भी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हम आपको बताते हैं कि कैसे जान सकते हैं अतीत के बारे में, कैसे कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अतीत के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। बहुत कुछ यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत कुछ, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। इसके अलावा पशुपालक, कृषकों, व्यापारियों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में जान सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त आप सभी वहां के बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, वहां के शासक कैसे रहा करते थे, किन किन पर विजय प्राप्त किया करते थे, या फिर जो भी स्थितियां बन रही है वो कैसे हो रहा था, इन सभी के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। तो आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि सर एक बात बताइए, आप तो बोल रहे हैं कि हम उसके उनके लोग
क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप हमको यह बात बता दीजिए कि कैसे कैसे जान सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं कैसे जान सकते हैं, और ध्यान से देखिएगा। तो देखो, अतीत के बारे में एक चीज आपको नोट करना चाहूंगा कि अगर आपको पता करना है कि कल क्या हुआ था, तो आप सिंपल सा काम कर सकते हैं कि कल का अखबार पढ़ सकते हैं, कल का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी आप कई सारे लोगों से मिल सकते हैं, जिससे कि वहां के बारे में आप सभी को पता चल जाएगा। दूसरी चीज कि अगर हम पता करना चाहें कि आज से 50 वर्ष पहले क्या हुआ था, तो उसके बारे में आपको जानकारी आपके माता पिता दे सकते हैं कि आज से 50 वर्ष पहले कैसी स्थिति थी समाज की, सभी चीजों की कैसी स्थिति थी और वो कैसे काम कर रही थी, उसके बारे में कोई पुराना व्यक्ति दे सकता है। लेकिन अगर बात की जाए कि हजारों साल पहले, ठीक है, क्या हुआ था, हजारों साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में 1000 साल तो कोई व्यक्ति जीता नहीं है, फिर कैसे पता लगा है भाई? तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कैसे पता लगा। तो देखो, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, ठीक। जो पुराने समय में पुस्तकें लिखी होती थी, उन सभी पुस्तकों को ढूंढना है और पढ़ना है। तो आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, कागज का आविष्कार हुआ नहीं था, लोग पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, तो पुराने समय में कॉपी किताब लेकर लिखता कौन था, आखिर ऐसे हुआ कैसे? चलिए आगे जानते हैं। और यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, यानी कि जो उस समय पुस्तकें लिखी गई थी वह पुस्तकें थी जो हाथ से लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम होता था पांडुलिपि। क्या नाम होता था? पांडुलिपि। यह शब्द आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि यह शब्द पहली बार आप सब सुन रहे होंगे, पांडुलिपि। अच्छा, पांडुलिपि का क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है इसका? पांडुलिपि का मतलब होता है कि एक पेड़ होता था, ठीक है, हिमालय में एक भूर्ज नामक पेड़ होता था, उस पेड़ के छाल निकाला जाता था और उस छाल पर जो लिखी जाती थी उसी को बोला जाता था पांडुलिपि। यानी कि एक विशेष प्रकार के पेड़, भूर्ज नामक पेड़ के छाल पर लिखी जाती थी, उसी को पांडुलिपि कही जाती थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि यानी कि पुराने समय की भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसका नाम क्या होता है? पांडुलिपि, जो कि हाथ से लिखी होती थी, ठीक है। देखो, पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी शब्द, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका क्या नाम है? मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखिए, जो मेनू में लिखा गया है जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। अभी हमने आपको समझाया कि पांडुलिपि जो होती है वह हाथ से ही लिखी गई रहती है, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई टाइपराइटर होता था, ना कोई लिखने का कोई ऐसा विशेष प्रावधान होता था, ठीक है। तो वो हाथ से ही लिखी जाती थी, जिसका नाम था मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। अंग्रेजी शब्द था जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है पांडुलिपि भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार होती थी। इस पॉइंट को हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है कि यह एक विशेष प्रकार के पेड़ से प्राप्त होती थी, जिस पेड़ का नाम था भूर्ज नामक पेड़। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नोट लगा लेते हैं। और यह क्या है? तो देखिए, बात यहाँ पे आती है कि पांडुलिपि जो होती है वो प्रायः आज भी मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती है, जो कि संस्कृत, प्रकृत, तमिल में लिखे हुए करते थे। पुराने समय में संस्कृत के ज्ञाता बहुत अधिक थे, तमिल के भी थे, ठीक है, और प्रकृत के भी थे। इन सभी भाषाओं में पांडुलिपि बहुआयात मात्रा में उपलब्ध थी। बहुत से पांडुलिपियां खो गई है, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी पांडुलिपियां हैं, यानी कि कुछ ऐसी पांडुलिपियां हैं जो कि वर्तमान समय में भी है। वो कहाँ पे है? तो जो बिहार है, बिहार कहने का मतलब ये राज्य से मतलब नहीं है, बिहार कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये आता है कि जो पुराने बौद्ध भिक्षु रहते थे, जो वो लोग वहां पे रहते थे, अपना भरण पोषण मतलब जैसे भी करते थे, उनके रहने के जगह को विहार कहा जाता था। और दो चीजें यहाँ पर बताई गई है कि एक तो वो बिहारों में प्राप्त होते हैं, यानी कि वहां पे भी कुछ पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, और दूसरी चीज
कि मंदिरों में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सभी यानी आपको अगर पुराने समय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको मंदिरों में जो पांडुलिपि उपलब्ध है और दूसरा विहारों में जो पांडुलिपि उपलब्ध है इनके बारे में, ठीक है, इनको खोजना है, इनको प्राप्त करना है और उसको पढ़कर आप जान सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये बात बताइए कि पुराने समय में जो लोग रहते थे वे लोग किस भाषा में ज्यादातर वार्तालाप करना पसंद करते थे या किस भाषा को सबसे अधिक प्रबल मानते थे या बातचीत करते थे। तो उनकी एक भाषा होती थी जिसका नाम था प्रकृत। प्रकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे, यानी कि जैसे अभी हम लोग हिंदी बोलते हैं, यानी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तो हिंदी ही है। तो उसी प्रकार से उस समय पुराने समय में प्रकृत भाषा, ठीक है, का इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ते और देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पुराने समय में क्या हुआ था, क्या हुआ था, पुराने समय में क्या हुआ था। बहुत सारी चीजें और भी हैं। पहली चीज हमने क्या जाना कि अगर आपको 1000 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप पांडुलिपि का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। दूसरा आप अभिलेखों के बारे में जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं भाई, अभिलेखों के बारे में। और अभिलेख क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखो आप लोग भी अभिलेखों से परिचित हैं, बशर्ते कि आप लोगों को पता नहीं है कि अभिलेख होता क्या है। आप देखते हैं लेकिन समझते नहीं। देखिए अभी वर्तमान समय में जो आप लोग कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसे लिखा रहता है कि 45 किलोमीटर, ये कहीं कहीं पे छोटा छोटा ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है, 45 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या यहाँ से इधर जाना है 45 किलोमीटर। अगर आपको जैसे मानकर चलिए कि आपको पटना जाना है, ऐसे करके लिखा होता है उस पे कि यहाँ से 45 किलोमीटर ऐसे, तो ये पत्थरों पर लिखा होता है। पुराने समय में भी पत्थरों को अभिलेख कहा जाता था। अभिलेख कहने का तात्पर्य क्या होता है, तो पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर जो लिखा होता था उसे क्या कहते हैं भाई, अभिलेख कहते हैं। अभिलेख आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हो गया। क्या हमने बताया आप सभी को, हमने यह बात बताई कि देखिए जो अभिलेख होते हैं वो पत्थरों और धातु जैसे कठोर सतहों पर खुदाई करके उड़ेल कर उस पे छेनी हथौड़ी या किसी कठोर वस्तुओं का या पत्थरों का प्रयोग करके उस पर लिखा जाता था जिसका नाम था अभिलेख। इससे भी प्राप्त कर सकते हैं जानकारी पुराने समय की। जैसे अभिलेख में यह बात पता चलती है कि अच्छा एक बात बताइए आप सभी, ठीक है, कि यहाँ पर हमने बात करी अभिलेख के बारे में कि वो पत्थरों या किसी ठोस पदार्थ के यानी कठोर पदार्थ के, ठीक है, पर लिखे हुए होते थे। और अगर मानकर चलिए कि इतना ही कठोर था तो उस पे मतलब कैसे लिखा जाता था या क्या क्या लिखा हो सकता था, क्या क्या लिखा हो सकता था। तो देखिए ध्यान से आप सभी, ठीक है, उस पे जितने भी राजा महाराजा होते थे वो सभी अपने विजय के बारे में, पुराने समय के खेलों के बारे में, सभी चीजों का वर्णन उस प्रकार के अभिलेखों पर किया जाता था। दूसरी बात, पॉइंट 2 यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें स्त्री पुरुष, राजा रानी, शासक के विषय आदि के बारे में जानकारी मिलती है। किन के बारे में मिलती है, तो वहां के राजा रानी के बारे में, वहां के शासक के बारे में, वहां के शासक ने कौन कौन से विजय प्राप्त की थी उनके बारे में। वह सभी शासक बड़े बड़े पत्थरों पर अपने विजय की गाथा लिखवाते थे और उस गाथा पर यह चीज, जैसे कि मानकर चलिए कि यहाँ पे कोई शासक है, कोई राजा है, और राजा अगर किसी भी शासक को अगर हरा देता है, राजा अगर किसी दूसरे देश के शासक को हरा देता है तो वह अपने चीजों को यहाँ पर ऐसे लिखवाता था। यह लिखवाता था कि लिखिए मैं मगध का सम्राट ये घनानंद
और मैं इस राज्य के या इस साम्राज्य के राजा पर विजय हासिल किया हूं। और वह इसलिए लिखवाते थे ताकि आने वाली पीढ़ी या आने वाले समय में लोग उनको पढ़कर और जानकारी प्राप्त कर सकें कि यह जो राजा था वो बहुत ही होनहार राजा था और बहुत ही शक्तिशाली राजा था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे नोट नंबर 2 क्या बोल रहा है। नोट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जो व्यक्ति औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के आदि का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। अब देखिए एक नया शब्द आप सभी के लिए आता है, जो शब्द है पुरातत्वविद। अब बोलिए कि सर ये पुरातत्वविद कौन सा शब्द होता है। देखिए आप सभी को कुछ शब्दों से परिचित करवाना चाहेंगे। एक तो होता है पुरातत्व, पुरातत्व। दूसरा होता है पुरातत्वविद। देखिए तीसरा होता है आखाटेक। दो तीन शब्द आप पहले जान लीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ये सभी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप सभी फंस जाइएगा बीच में, बोलिएगा सर ये बहुत कठिन कठिन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है सर, समझे में नहीं आ रहा है। आप कुछ ऐसा बताइए ना कि मजा आ जाए, पढ़ के बोरिंग ना लगे सर, एकदम मजा आ जाए। तो देखिए एक पुरातत्व का मतलब होता है जो भी व्यक्ति पुराने समय में, जो भी व्यक्ति पुराने समय में किसी भी चीजों का अध्ययन किया करते थे उनको पुरातत्व कहा जाता था। लेकिन 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 जो व्यक्ति पुराने समय में चीजों का अध्ययन किया करता था, जैसे कि मानकर चलिए कि अगर वो सिक्का खोज रहा है, अगर मानकर चलिए कि वो आभूषण खोज रहा है, आभूषण खोज रहा है, जैसे मानकर चलिए कि वह बर्तन का खोज कर रहा है, हथियार बना रहा है, आदि आदि चीजों का। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में अगर वह जानकारी इकट्ठा करके ला रहा है, इसका मतलब है कि उसको हम लोग पुरातत्वविद कहेंगे। ठीक है, अभी वर्तमान समय में जो भी खुदाइयां होती है, जो भी चीजों का पता लगाया जाता है, उसको वर्तमान समय में वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वैज्ञानिक। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को? वैज्ञानिक कहा जाता है। लेकिन दूसरी बात अगर हम करते हैं कि अगर पुराने समय में इसका नया नाम क्या होता था, तो इसका नया नाम होता था पुरातत्वविद। क्या नाम होता था? पुरातत्वविद। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आखाटेक क्या होते थे? तो जो भी लोग शिकार करते थे, यानी कि किसी भी जानवर को मार दिए, किसी भी जानवर को मार दिए, फल मूल पेड़ पौधे से तोड़कर खा लिए, इन सभी चीजों को आखाटेक कहा जाता था। यानी ज्यादातर मतलब होता है कि शिकारी। क्या होता है? शिकारी। यहाँ तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ पुरातत्वविद समझ में आ गया कि पुराने समय में जो भी सिक्के, आभूषण, औजार और जैसे कई सारे चीजें, जैसे आभूषण, बर्तन, इन सभी चीजों का जो पता लगाते थे उनको पुरातत्वविद कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को? आगे बढ़ते, लोग कहाँ रहते थे? अब आपके मन में आ गया कि सर ये सब चीज के बारे में तो पता कर लिए कि लोग क्या करते थे, कैसे पता लगाएं, इस सब के बारे में पता चल गया, लेकिन ये बता दीजिए कि आखिर वो लोग रहते कहाँ थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आती है कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे। कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर लोग रहा करते थे। अगर हम आपको फाइंड आउट कराना चाहें
आप सभी को मैप बनाने आता है या नहीं आता है? नहीं भी आता होगा कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। देखिए आप बोलिए नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, तो जो नर्मदा नदी थी इसी के तट पर लोग क्या कहते थे, रहा करते थे। ज्यादातर सबसे पहले जो लोगों के रहने का जो प्रमाण मिला है, तो सबसे पहले लगभग मान कर चलते हैं तो 8000 वर्ष पूर्व में यह नर्मदा नदी के तट पर लोग रहा करते थे यहाँ पर, ठीक है। तो और भी कई सारी नदियां हैं जहां पर लोग रहा करते थे। तो आपके माइंड में यह प्रश्न उठता होगा कि सर एगो बात बताइए, यहाँ पे जो नर्मदा नदी है या फिर अन्य और सारी नदियां हैं, आखिर लोग यहीं पे क्यों रहा करते हैं, लोग नदियों के तट पर ही क्यों रहा करते थे? तो इसका रीजन है, इसका कारण है। क्या कारण है भाई, इसका रीजन क्या क्या हो सकता है? तो देखो जो भी चीजें होती है, सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि वहां के लोगों को पानी मिल जाता था काफी अच्छे से, खाने के लिए फल मिल जाते थे, क्योंकि नदी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वृक्ष पेड़ पौधे ये सभी चीजें वहां पर होंगी, पानी इजीली मिल जाती थी। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, पानी कहीं मिलती ही नहीं थी, अगर ढूंढना पड़ता था कौन सा पानी खराब है, कौन सा पानी अच्छा है, कौन सा पानी पीने योग्य है, कौन सा पानी करवा है या नमकीन है ज्यादातर, ठीक है। तो खारा पानी है जैसे समुद्र का पानी रहता है, तो इन सभी चीजों का खोजने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो लोगों ने अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए सबसे पहले पानी वाले जगह को खोजा, जो कि जगह थी नर्मदा, ठीक है। और भी कई सारी नदियां थी वहां पर। आगे बढ़ते हैं कि वो लोग भोजन क्या क्या करते थे, ठीक है। तो देखो फल मूल खाते थे, साथ ही वे लोग शिकार भी करते थे, जिसको हम लोग आखा टेक कहते हैं, ठीक है। भोजन भी खाते थे, शिकार भी करते थे। इसके देखिए उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों पर 8000 वर्ष पूर्व में, 8000 वर्ष पूर्व में स्त्री पुरुष ने, किसने, स्त्री और पुरुष ने गेहूं और जौ की फसलें उपजाई। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों पर 8000 वर्ष पूर्व में स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया था। यहां तक क्लियर है? तो आप बताइए कि ये उत्तर पूर्व क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात करते हैं तो यह आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, तो यह हो जाएगी आपका उत्तर दिशा, ठीक है। यह हो जाएगी आपका दक्षिणी दिशा, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी पूर्वी दिशा और ये हो जाएगी आपकी पश्चिमी दिशा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर बोर्ड पर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उत्तर पश्चिम बोल रहा है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर हम लोग ऊपर साइड जाएंगे और पश्चिम इस साइड जाएंगे, यानी कि इस वाले आधे से इस वाले हिस्से में, ऊपर का इस वाले हिस्से में। तो यहाँ पर सुलेमान और किर्थर की दो पहाड़ियां थी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले ये पाकिस्तान में, अभी वर्तमान समय में यह पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, लेकिन उस समय पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, इसीलिए ये यहाँ पर पड़ता है। क्लियर है? तो सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों पर ध्यान रखिएगा, लगभग 8000 वर्ष पूर्व क्या होता था कि यहाँ पर सबसे पहले जिस चीज का प्रयोग किया गया था, जिस चीजों को उपजाया गया था, उसको आप सभी को ध्यान रखिएगा, जिसका नाम, जिसका क्या नाम था, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। ये बात आप सभी को ध्यान रखिए। सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास लगभग 4700 वर्ष पूर्व में एक पूर्व में आरंभिक नगर फले फूले और 2500 वर्ष पूर्व में इसका विकास हुआ। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व में सबसे पहले एक नगर फले फूले, जिस नगर का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता उस नगर का नाम था, जो कि लगभग 4700 वर्ष पहले फला फूला, यानी उसकी आरंभिक स्थिति थी। लेकिन
लगभग 2500 वर्ष पहले यह तेजी से विकसित होने लगा। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होने लगी कब? लगभग 2500 वर्ष पहले। अच्छा, एक बात आप सभी को ध्यान देना होगा कि कहीं कहीं पर यहाँ पर 2500 ये एडी नहीं होगा, यहाँ पे बीसी होगा, जिसको हम लोग ईसवी पूर्व बोलते हैं, ईसवी पूर्व बोलते हैं। तो आप सभी के माइंड में ये बातें आती होगी कि कहीं कहीं पे लिखा होता है ईसवी, कहीं कहीं पे लिखा होता है ईसवी पूर्व, ईसवी पूर्व, कहीं कहीं पे लिखा होता है ये चीजें। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सभी चीजें आपके माइंड में आती होगी कि हम सभी डेट को कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे और मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। यहाँ पर ये सभी चीजें हमने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां है। ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां है, जहां पर सबसे पहले क्या उपजाया गया था? तो गेहूं और जौ जैसी फसलें का, गेहूं और जौ की फसलें स्त्री पुरुष ने उपजाया था। कौन सी पहाड़ियां? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बताया था कि एक नर्मदा नदी है, जहां पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व में स्त्री पुरुष ने, लगभग कितने हजार? 8000 वर्ष पूर्व में स्त्री पुरुष यहाँ पर लगभग क्या करते थे? रहते थे नदियों के तट पर। सबसे पहले इसका प्रमाण यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर मिला है, जिस नदी का क्या नाम हो जाता है? नर्मदा। इस नदी का क्या नाम था? नर्मदा। आगे बात करते हैं तो इसमें और क्या चीजें थी? मध्य भारत में, यहाँ पे अगर मध्य भारत में बोले और इधर विंध्य में बोले, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ठीक है, चावल उपजाया गया था। और भी कई सारे क्षेत्र है जहां से प्रमाण मिलता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, अतीत एक है या अनेक है? ठीक है, अतीत। अच्छा, एक बात बताइए, अतीत के बारे में अभी आप सभी को हमने बताया था कि अतीत का मतलब होता है पुराना। क्या मतलब होता है? पुराना। पुराना मतलब प्राचीन, पुराने, लगभग 1000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले, इसको बोलते हैं अतीत। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो अतीत एक है या अनेक है? ये एक बात बता दीजिए। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अतीत जो है वो अनेक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अतीत किसी एक व्यक्ति का ही केवल नहीं हो सकता है, अपितु सभी व्यक्तियों का हो सकता है। जैसे मानकर चलिए कि वहां की आम जनता का अतीत अलग होगी, वहां के शासक का अतीत अलग होगा, ठीक है, पास्ट अलग होगा। जैसे आप नॉर्मली ऐसे सोचिए कि भारत देश का अतीत अलग हो सकता है और साउथ अफ्रीका का अतीत अलग हो सकता है, वैसे ही पुराने समय में अनेक प्रकार के अतीत के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त मिलती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अतीत एक बहुवचन शब्द है जिसका तात्पर्य होता है अनेक। ठीक है, आगे बात करते हैं देश का नाम पर। ठीक है, एक आपके पुस्तक में एक पॉइंट दिया हुआ है कि देश का नाम के बारे में हम सभी को कैसे पता चलता है। तो दो चीजें दी गई है। दो चीजें कौन कौन सी है? तो देखिए, प्रयोग में प्रायः सबसे पहले भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग आता था। पुराने समय की बात करते थे या फिर वर्तमान समय की भी बात करते हैं, अभी भी यही नाम चलता है, भारत और इंडिया। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह आती है कि इंडिया जो शब्द था वो इंडस शब्द से निकला है। ठीक है, लैटिन का एक शब्द है। ठीक है, लैटिन का एक शब्द है इंडस, इससे निकलता है, और जिसका संस्कृत में सिंधु कहते हैं। आप लोगों ने कौन सी चीजें समझी? तो देखिए, इंडिया जो शब्द है, इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकलता है, जो कि संस्कृत में सिंधु कहते थे। अब बोलिए कि सर ये कौन सा मामला है, इसमें कहां से नाम पता चल रहा है कि इंडिया का? यहाँ पे बता रहे हैं आपकी इंडस कहते हैं, यहाँ बता रहे हैं सिंधु कहते हैं। ये तो दिमाग खराब हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सभी को पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, एकदम शांतिपूर्वक तरीके से बैठना और घबराना नहीं है। इत्मीनान से क्लास लीजिए, इत्मीनान से पढ़िए, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि हमने आप सभी को बताया कि इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ एक शब्द है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द था, जिसको सिंधु कहा जाता था। सिंधु जो नदी थी
वो किस क्षेत्र में बहती थी आप सभी को मैं बता दूंगा। मैप बनाने आप सभी को आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, आप सभी को सिखा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नदी बहती थी यहाँ से ऐसे करके, जिस नदी का नाम था सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक है, जो कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बहती थी। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इस नदी का नाम था सिंधु। इसकी सहायक नदियां थी जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इसकी लगभग 4-5 सहायक नदियां थी। झेलम से सतलज, रावी, ब्यास, ये सभी इसकी क्या थी? सहायक नदियां थी। पुराने समय में जो यूनान से लोग आए थे वो पहले इस नदी के इस साइड में थे और यहाँ पर रहते थे। तो सबसे पहले इस नदी को उन्होंने बोला इंडस। इस नदी को क्या बोला? इंडस। लैटिन भाषा का शब्द है इंडस, ठीक है। और बोला कि इसके उत्तर पूर्व में रहने वाले, यानी कि इसके इस साइड में रहने वाले, इस नदी के इस पार रहने वाले लोग को उन्होंने क्या कहा? उन लोगों ने कहा इंडस। इंडस, इंडस कहा, जिसका अर्थ निकलता है इंडिया। इंडिया इसका मतलब होता है। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। ईरानी तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा है। इस चीज को बारे में आप सभी को मैंने पहले ही बता चुका है। क्या बताया है कि ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और नदी के पूर्व में स्थित, नदी के पूर्व में स्थित, नदी के पूर्व में स्थित लोगों को उन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा, ठीक है, इंडस कहा, जिसका अर्थ इंडिया ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभी हमने आप सभी को यह बात बताई थी कि तिथियां आखिर कहीं पे ईस्वी लिखा होता है, कहीं पे ईस्वी पूर्व लिखा होता है, कहीं पे एडी लिखा होता है, कहीं पे बीसी लिखा होता है, कहीं पे ईसी लिखा होता है। ये सभी चीजें होती है। तो देखिए हम जानेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द है एडी, ठीक है। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ईस्वी। इसको हिंदी में बोलते हैं ईस्वी। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व। एडी को क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। इसको बोलते हैं ईस्वी। और बीसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईस्वी पूर्व। अब आप बताइएगा, आप बोलिएगा कि सर एक बात बताइए, आप तो बोल रहे थे कि ईस्वी को समझाएंगे, ईस्वी पूर्व को समझाएंगे, आप खाली इंग्लिश में बता दिए, आप खाली ऐसे बता दिए और बोल रहे हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। अभी समझाए नहीं है, अभी आप सभी को बताए हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आगे हम आप सभी को बता रहे हैं कि कैसे होता है। देखो, एक ईसा मसीह का जन्म जो होता है वो लगभग 6 बीसी में होता है। 6 बीसी में होता है ईसा मसीह का जन्म, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म जो होता है 6 बीसी में होता है। और तिथियों के बारे में जानकारी लेने के लिए इस बिंदु को क्या मान लिया गया? इस बिंदु को 0 मान लिया गया कि ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लेते हैं और इनके जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं घटित होती है उसको हम लोग आज से बीसी कहेंगे, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह और बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। लेकिन उनके जन्म के बाद की जो घटना है उसको एडी यानी ईस्वी कहा जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहीं कहीं पर एडी के जगह पर सीई लिखा होता है, सी लिख दिया होता है। तो आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा
एडी और सीई दोनों सेम ही है, एक ही है। इसका मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा, ठीक है। और यहाँ पर बीसीई लिखा हुआ है, बीसीई। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बीसी और बीसी दोनों सेम ही है। अगर आप बीसी बोले या बीसीई बोले, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। यहां तक आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि ईसवी किसे बोलेंगे, ईसवी पूर्व किसको बोलेंगे, ईसवी किसे बोलेंगे, ईसवी पूर्व किसे बोलेंगे और क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को हमारे इतिहास में 0 मान लिया गया है और उसके पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, उसके पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, उसको हम लोग ईसवी पूर्व बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीसी, इंग्लिश में बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जन्म के पहले की घटनाएं को बोलते हैं बीसी, और उनके जन्म के बाद को बोलते हैं एडी एनो डोमिनी, यानी हिंदी में केवल उसमें ईसवी लिखा होता है। मुझे लगता है आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम साफ हो गया होगा कि सर ईसवी क्या होता है, ईसवी पूर्व क्या होता है, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न है यहाँ पर। आप सभी का चैप्टर यह समाप्त होता है और चलिए कुछ प्रश्न करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखा। देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर में जो जो चीजें सीखा है, देखिए हम आप सभी को बताएंगे कि सबसे पहली चीज हमने सीखा है कि अतीत क्या होता है, अतीत क्या है, ठीक है, अतीत क्या है। दूसरी चीज हम लोगों ने सीखा है कि भाई अतीत के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त करें, ठीक है। तीसरी चीज हम लोगों ने सीखा है कि लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, लोग कहाँ क्या करते थे, कैसे रहते थे। लोग जंगलों में रहते थे या नदियों के तट पर रहते थे, कौन कौन सी फसलें उगाते थे, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। चौथी चीज हम लोगों ने सीखा कि इसके बारे में जो जानकारी है, जानकारी वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो एक हम लोगों ने पांडुलिपि के बारे में जाना, दूसरी जानकारी हम लोगों ने अभिलेखों से जाना, अभिलेखों से जाना। हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब मैं आप सभी को इंक्लूड कर रहा हूं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पांचवी चीज कि अभिलेखों के बाद से हम लोगों ने एडी के बारे में जाना, बीसी के बारे में जाना, सीई के बारे में जाना और बीसीई के बारे में जाना, ठीक है। इसके बाद से ये सभी चीजें हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते थे, नदियों के तट पर रहते थे, इन सभी चीजों के बारे में, ठीक। अब चलिए यहाँ पर देखिए, देखिए आओ याद करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को सुमेलित करो। मैं आप सभी से यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस प्रश्न का उत्तर एकदम करेक्ट देंगे, क्योंकि मैंने आप सभी को इसके बारे में एकदम क्लियर कर दिया है, एकदम अच्छे से जानकारी प्राप्त करा दी है कि जो भी प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चाहे पुरातत्व पूछ दे, पुरातत्वविद पूछ दे, आखा टेक पूछ दे, चाहे लोग कहाँ रहते थे, पुराने समय में हजारों साल पहले लोग कहाँ निवास करते थे, सबसे पहले कौन कौन सी फसलें उगाते थे। उसके बाद से लोग, एक चीज आप सभी को बता देते हैं कि लोग सबसे पहले वहां पर जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिए थे, जिसमें सबसे पहले जो जानवर था वो कुत्ता का पूर्वज था। क्या नाम था? कुत्ता का पूर्वज था। ऐसा कहा जाता है कुत्ता का पूर्वज को सबसे पहले हम लोगों ने पालतू बनाया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात आती है कि आओ याद करें।
सबसे पहले बात आती है, ये मिलाने वाला है नर्मदा घाटी, मगध। अब यहाँ पे पहला बड़ा राज्य अखाटे खाद्य संग्राहक, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे गारो की पहाड़ियां, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां, गंगा घाटी, लगभग 2500 ईस्वी पूर्व, आरंभिक कृषि और आरंभिक नगर। आप सभी को मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए नर्मदा घाटी पर सबसे पहले कौन, मतलब कि क्या होता था, पहला बड़ा राज्य था या अखाटे खाद्य संग्राहक था। ध्यान रखिए कि नर्मदा नदी पर जो लोग रहते थे वो अखाटेक एवं खाद्य संग्राहक थे। अखाटेक का मतलब होता था कि जो लोग शिकार करते थे। इसके बारे में जानकारी हमने दे दिया है कि अखाटेक का मतलब होता है शिकारी, अखाटेक का मतलब होता है शिकारी। यहाँ तक क्लियर है। और खाद्य संग्राहक का मतलब होता है, या संग्रहण का मतलब होता है कि जो जानवरों को मार दिया करते थे या जो भी फल मूल इकट्ठा करते थे वो अपने पास में ही रखा करते थे, इसको बोलते थे संग्राहक, ठीक है। तो अखाटेक खाद्य संग्राहक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो देखिए नर्मदा घाटी पर अखाटेक तथा खाद्य संग्राहक इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज बताते हैं यहाँ पे, जो मगध दिया हुआ है यह एक बड़ा राज्य था, यानी उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो मगध था। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। देखिए यहाँ पे गारो एवं खासी बोल रहा है, तो गारो पहाड़िया बोल रहा है, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां बोल रहा है, गंगा घाटी बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गारो एवं पहाड़ियों में सबसे प्रथम, एक मिनट रुकिएगा, गंगा घाटी, आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिलता है गारो एवं खासी से। क्या मिलता है? गारो की पहाड़ियों से आरंभिक कृषि के साक्ष्य आप सभी को प्राप्त होता है। दूसरी चीज यहां पर देखते हैं कि सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां, तो सिंधु एवं इसकी सहायक जो नदियां थी, ठीक है, यह क्या थी कि लगभग 25 वर्ष पूर्व में एक नगर के रूप में सामने आती है। किस रूप में भाई? तो एक नगर के रूप में सामने आती है। सिंधु एवं इसकी सहायक नदी कितनी हो जाएगी? लगभग 2500 वर्ष पूर्व में। यहां तक क्लियर हो जाए। गंगा घाटी, देखिए प्रथम नगर गंगा घाटी में प्राप्त होता है, इसका सीधे सीधे हो जाएगा 5 का ई। अब आप सभी के लिए कुछ प्रश्न है जो कि इस प्रकार से होंगे। पहला प्रश्न यह है कि पांडुलिपियां तथा अभिलेखों में प्रमुख अंतर बताइए। हम आशा करते हैं कि आप सभी इसका आंसर काफी बेहतर तरीके से दे सकते हैं, काफी इजी तरीके से इस सभी का आंसर दे सकते हैं कि पांडुलिपि का क्या मतलब होता है, अभिलेखों का क्या मतलब होता है। हमने इस चैप्टर में आप सभी को बताया है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर आप सभी को बता देना चाहता हूं कि पांडुलिपि का मतलब होता है कि एक विशेष प्रकार के गुर्ज नामक पेड़ के छाल पर जो लिखी होती है, हाथों से जो लिखी होती है, उसको पांडुलिपि कहते हैं। और जो पत्थरों पर उड़ेल कर या खुदाई करके लिखा होता है उसको अभिलेख कहते हैं। यह सबसे प्रमुख अंतर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और इसके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है? रसीदा का सवाल क्या है भाई? रसीदा का सवाल आप सभी को दिखा देना चाहता हूं। रसीदा क्या बोल रही थी? देखिए रसीदा क्या बोल रही थी। रसीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी कि वो 100 साल पहले लोग, वह सोचने लगी कि लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, इसके बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो आप सभी जान गए हैं कि ये जो भी रसीदा बोल रही है कि आज से लगभग 1000 वर्ष पहले, आज से लगभग लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में आप यहाँ पे प्रश्न देखकर बता सकते हैं। रसीदा का प्रश्न पुनः पढ़िए और इसके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। अब आप, मुझे लगता है कि अब आप बता सकते हैं
कि रसीदा क्या प्रश्न पूछ रही थी कि आज से हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था। आप काफी इजी तरीके से बता सकते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले लोग कौन कैसी कैसी खेती करते थे। गेहूं और जौ की खेती किया करते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। इसके अतिरिक्त वहां के जो भी लोग थे, ठीक है, वो क्या क्या काम करते थे। चौथा प्रश्न यहाँ पे आता है कि पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाले सभी वस्तुओं की सूची बनाओ। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या है कि पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाले सभी वस्तुओं का सूची बनाओ और इसमें से कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। काफी इजी प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी एकदम इजी तरीके से दे सकते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि पुरातत्वविद द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं पाई जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तुएं सिक्के पाए जा सकते हैं। क्या पाए जा सकते हैं? सिक्के पाए जा सकते हैं। दूसरी चीजें कि बर्तन पाई जा सकती है। तीसरी चीजें कि वहां से कई प्रकार के हथियार पाए जा सकते हैं। कई प्रकार के वहां पर आभूषण पाए जा सकते हैं। आभूषण पाए जा सकते हैं। ये सभी चीजों के बारे में जानकारी कौन देता है? इन सभी चीजों के बारे में जानकारी हमारा पुरातत्वविद देता है। कौन देता है? पुरातत्वविद इन सभी के बारे में जानकारी देता है। अब बात आती है कि पुरातत्वविदों द्वारा दी गई पूरी जानकारी में पत्थर के कौन कौन से औजार हो सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि भाई पत्थर के जो हो सकते हैं वो हथियार हो सकते हैं। पत्थर के हथियार हो सकते हैं। पत्थर के अगर आप बोले तो बर्तन भी हो सकते हैं पत्थर के, और अन्य कई सारी चीजें जो हैं वो पत्थर के पुरातत्वविद खोज सकते हैं। ठीक है, आप सभी को माइंड लगाना है और इन सभी चीजों के बारे में, ठीक है, जानकारी इकट्ठा करना है। और मैं आशा करता हूं कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप काफी अच्छे से दिए होंगे। आप सभी को क्लास में बहुत ही आनंद आया होगा और बहुत सारी चीजों को आप सभी को सीखने को मिला होगा। आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीखा था इसके बारे में हमने बता दिया था कि आप लोगों ने अतीत के बारे में जाना है कि पुराने समय में क्या हुआ था, लोग कहाँ रहते थे, किस नदी के तट पर रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, इकट्ठे कैसे करते थे। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट आप सभी को जोड़ना चाहता हूं कि इसमें भारत का नाम भारत कैसा पड़ा, और जैसे कि भारत जो है इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा। ठीक है, इंडिया और भारत इसका नाम कैसे पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि कैसे कैसे इसका पूरा का पूरा अतीत चला था। एडी का क्या मतलब होता है? एनो डोमिनी। बीसी का बिफोर क्राइस्ट, ईसी का एरा, कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। टोटल चीजें इस चैप्टर से कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी को काफी धैर्यपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ना है और इस चैप्टर में कोई भी ऐसा डाउट हो आप सभी पूछ सकते हैं बेझिझक। और हम बताना चाहते हैं कि ये जो भी चैप्टर हैं टोटल के टोटल चैप्टर काफी ज्यादा इजी है। बहुत सारी चीजें आप सभी को सीखने को मिली होगी, बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी भी आप सभी को प्राप्त हुई होगी कि भाई पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, इन सभी के बारे में। ठीक है, थैंक यू।